सामाजिक विज्ञान कक्षा सप्तमी भाग 1 अध्याय 9 क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। संरक्षकों के लिए चित्रकला लघु चित्रों की परंपरा। एक अन्य परंपरा जो कई रीतियों से विकसित हुई वह थी लघु चित्रों की परंपरा। लघु चित्र, जैसा कि उनके नाम से पता चलता है, छोटे आकार के चित्र होते हैं जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से कपड़े या कागज पर चित्रित किया जाता है। प्राचीनतम लघु चित्र ताल पत्रों अथवा लकड़ी की तख्तियों पर चित्रित किए गए थे। तो लघु चित्र न छोटे छोटे जो चित्र बनाए जाते थे पुराने ज़माने में ताल पत्रों पर वर्षों के या फिर जो लकड़ी की ऐसी तख्तियाँ होती थी उस पर बनाए जाते थे। इनमें से सर्वाधिक सुंदर चित्र जो पश्चिम भारत में पाए गए जैन ग्रंथों की सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किए गए थे। मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने अत्यंत कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया था। तो मुगल काल में अकबर के समय, जहांगीर के समय और शाहजहां के समय जो अच्छे अच्छे ऐसे चित्रकार थे उनको संरक्षण दिया जाता था, बढ़ावा दिया जाता था। जो प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्यों की पांडुलिपियाँ चित्रित करते थे। ये पांडुलिपियाँ आम तौर पर चटक रंगों में चित्रित की जाती थी। चटक रंग ऐसे रंग बिरंगे तड़क भड़क वाले, और उनमें दरबार की दृश्य, दरबार लगा हुआ ऐसे दृश्य बनाया जाता था। लड़ाई तथा शिकार के दृश्य और सामाजिक जीवन के अन्य पहलू चित्रित किए जाते थे। तो उन पांडुलिपियों में दरबार लगा हुआ या फिर आपस में किसी राजाओं बादशाहों के बीच में लड़ाई हो रही है उसके चित्र, शिकार करते हुए ऐसे ऐसे दृश्य उनमें बनाए जाते थे। अक्सर उपहार के तौर पर भी इन चित्रों का आदान प्रदान किया जाता था। उस समय कोई उपहार देते थे तो ऐसे चित्र भेंट किया करते थे, और ये कुछ गिने चुने लोगों जैसे बादशाह और उनके घनिष्ठ जनों द्वारा ही देखे जा सकते थे, हर किसी को नहीं दिखाया जाता था। मुगल साम्राज्य के पतन के साथ अनेक चित्रकार मुगल दरबार छोड़कर नए उभरने वाले क्षेत्रीय राज्यों के दरबारों में चले गए। जैसे जैसे मुगल काल का पतन होता गया, पतन होने लगा, तो चित्रकारों ने भी राज दरबार उनका छोड़कर अन्य जो उनके अड़ोसी पड़ोसी क्षेत्र में रहते थे ऐसे दरबारियों के वहाँ चले गए। परिणाम स्वरूप मुगलों की कलात्मक रुचियाँ ने दक्षिण के क्षेत्रीय दरबारों और राजस्थान के राजपूती राज दरबारों को प्रभावित किया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपनी विशिष्ट विशेषताओं को सुरक्षित रखा और उनका विकास भी किया। मुगल उदाहरणों का अनुसरण करते हुए शासकों तथा उनके दरबारों के दृश्य चित्रित किए जाने लगे। इसके साथ साथ जैसे मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा और किशनगढ़ जैसे केंद्रों में भी पौराणिक कथाओं तथा काव्यों के विषयों का चित्रण बराबर जारी रहा। ऐसा ही एक अन्य क्षेत्र था आधुनिक हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द हिमालय की तलहटी का इलाका, जो 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में इस क्षेत्र में लघु चित्रकला की एक साहसपूर्ण एवं भाव प्रणव शैली का विकास हो गया, जिसे बसोहली शैली कहा जाता है। ये भी एक शैली का नाम है, बसोहली शैली। यहाँ जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्र की गई वह थी भानुदत्त की रसमंजरी 1739 में। नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप मुगल कलाकार मैदानी इलाकों की अनिश्चितताओं से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों की ओर पलायन कर गए। तो उन चित्रकारों ने भी मैदानी क्षेत्रों में ऐसे युद्ध वगैरह होते थे, इसलिए उन क्षेत्रों से बचने के लिए वो लोग ये मैदानी क्षेत्र इलाकों को छोड़कर पहाड़ी इलाकों की ओर चले गए। उन्हें वहाँ जाते ही आश्रयदाता तैयार मिले, जिसके फलस्वरूप चित्रकारी की कांगड़ा शैली विकसित हुई, और 18वीं शताब्दी के मध्य भाग तक कांगड़ा के कलाकारों ने एक नई शैली विकसित कर ली, जिससे लघु चित्रकारी में एक नई जान डाल दी। तो ये कांगड़ा शैली नई आ गई, इससे और अच्छा विकसित हो गई शैलियाँ ये। उनकी प्रेरणा का स्रोत वहाँ की वैष्णव परंपराएं थी। ठंडे नीले और हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग और विषयों का काव्यात्मक निरूपण कांगड़ा शैली की विशेषता थी।
तो कांगड़ा शैली में ठंडे रंग ऐसे नीले या हरे रंग, कोमल रंग, ऐसे रंगों का वो प्रयोग करते थे और ये उस शैली, कांगड़ा शैली की ये विशेषता थी। स्मरण है कि साधारण स्त्री पुरुष भी बर्तनों, दीवारों, कपड़ों, फर्श आदि पर अपनी कलाकृतियाँ चित्रित करते थे। तो उस समय सामान्य लोग भी, इतने चित्रकार नहीं होते हुए भी, कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जो अपने बर्तनों पर, दीवारों पर, कपड़ों पर भी, फर्श पर भी कलाकृतियाँ चित्रित करते थे। कला के इन नमूनों में से कुछ ही बच पाते थे। इसके विपरीत लघु चित्र राजमहलों में सावधानीपूर्वक रखे जाते थे, जिससे वे सदियों तक सुरक्षित रहते थे। तो उन लघु चित्रों को राजाओं के महलों में उनको भी सुरक्षित रखा जाता था, एक धरोहर की तरह साल संभाल करके उन महलों में रखा जाता था। अब है बंगाल, नज़दीक से एक नज़र बंगाल की तरफ। एक क्षेत्रीय भाषा का विकास, वहाँ क्षेत्रीय भाषा के विकास के बारे में पढ़ेंगे हम बंगाल के। जैसा कि हमने प्रारंभ में देखा था, हम अक्सर क्षेत्रों के नाम वहाँ के निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा के अनुसार निर्धारित करते हैं। जैसे अपने यहाँ राजस्थानी मारवाड़ी बोली जाती है, गुजरात में जैसे गुजराती बोली जाती है, बंगाल में बंगाली भाषा है। लगभग भाषा के आधार पर क्षेत्र होता है। इसलिए हम ये मान लेते हैं कि बंगाल में लोग हमेशा बंगाली यानी बंगला ही बोलते थे। किंतु यह एक दिलचस्प बात है कि आज बंगाली संस्कृत से निकली हुई भाषा मानी जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि बंगाली भाषा जो बनी है वो संस्कृत से निकली हुई ऐसा माना जाता है। प्रारंभिक ईसा पूर्व प्रथम सहस्राब्दी के मध्य भाग के संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से ये पता चलता है कि बंगाल के लोग संस्कृत से उपजी हुई भाषाएं नहीं बोलते थे। तो फिर नई भाषा का उद्भव कैसे हुआ? तो ईसा पूर्व चौथी और तीसरी शताब्दी से बंगाल और मगध के बीच वाणिज्यिक संबंध स्थापित होने लगे थे, जिसके कारण संभवतः संस्कृत का प्रभाव बढ़ता गया। तो कुछ लोगों का कहना है वहाँ संस्कृत बोली जाती थी, मगर कुछ लोगों का संस्कृत नहीं बोली जाती थी, पड़ोसी राज्य में बोली जाती थी, उनका आना जाना व्यापार होता था, इस कारण उनके ऊपर संस्कृत का प्रभाव पड़ा है। चौथी शताब्दी के दौरान गुप्त वंशीय शासकों ने उत्तरी बंगाल पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया और वहाँ ब्राह्मणों का बसना शुरू कर दिया। इस प्रकार गंगा की मध्य घाटी के भाषाई तथा सांस्कृतिक प्रभाव अधिक प्रबल हो गए। तो ऐसा भी माना जाता है कि चौथी शताब्दी में गुप्त वंश ने बंगाल पर अधिकार कर लिया राजनीतिक दृष्टि से, तो वो ब्राह्मण लोग वहाँ पे कुछ ज़्यादा रूप से वहाँ जमने लगे, उनका भी प्रभाव पड़ा सांस्कृतिक। और 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री ह्युआनसांग ने ये पाया कि बंगाल में सर्वत्र संस्कृत से संबंधित भाषाओं का प्रयोग हो रहा था। 8वीं शताब्दी से पाल शासकों के अंतर्गत एक क्षेत्रीय राज्य का उद्भव हो गया। 14वीं से 16वीं शताब्दियों के बीच बंगाल पर सुल्तानों का शासन रहा, जो दिल्ली में स्थित शासकों से स्वतंत्र थे। तो ऐसा माना जाता है दिल्ली में जिनका शासन था उनका नहीं था, मगर कुछ इस शताब्दी में सुल्तानों का रहा, वो स्वतंत्र रूप से उनका रहा है। और 1586 में जब अकबर ने इस प्रदेश को जीत लिया यानी बंगाल को, तो उसे सूबा माना जाने लगा। तो पहले इस बंगाल पर स्वतंत्र सुल्तानों का शासन था, जबकि दिल्ली पे राज करने वाले का नहीं था। और जब 1586 में अकबर ने इस प्रदेश को जीत लिया, इस बंगाल को, तो उसको फिर सूबा माना जाने लगा, इसे सूबा कहा जाने लगा। उस समय प्रशासन की भाषा तो फारसी थी, लेकिन बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो रही थी। तो अकबर का अधिकार होने के बाद में वहाँ उनकी जो प्रशासन चलाने के लिए जो भाषा, वो फारसी का ही प्रयोग किया जाता था, मगर वहाँ के लोग हैं वो उस क्षेत्रीय भाषा का ही उपयोग करते थे। वस्तुतः 15वीं शताब्दी तक आते आते उपभाषाओं तथा बोलियों का बंगाली समूह एक सामान्य साहित्यिक भाषा के द्वारा एकबद्ध हो गया, और ये साहित्यिक भाषा उस क्षेत्र के पश्चिमी भाग की बोलचाल की भाषा थी, जिसे अब पश्चिम बंगाल कहा जाता है। यद्यपि बंगाली का उद्भव संस्कृत से ही हुआ है, अभी ऐसा माना जाता है जो बंगाली भाषा का उद्भव हुआ है वो संस्कृत से ही हुआ है, ऐसा लोगों का माना गया है। पर ये अपने क्रम विकास की अनेक अवस्थाओं से गुजरी है। तो इस बंगाल पर कई लोगों ने ऐसा शासन किया, चौथी शताब्दी से लगाकर इस 15वीं शताब्दी तक कई प्रकार की भाषाएं वगैरह कई लोगों ने, बादशाहों ने, राजाओं ने इसके ऊपर अधिकार किया।
फिर कुल मिला के इसको संस्कृत से ही माना जाता है बंगाली भाषा। इसके अलावा गैर संस्कृत शब्दों का एक विशाल शब्द भंडार जो जनजातीय भाषाओं, फारसी और यूरोपीय भाषाओं सहित अनेक स्रोतों से इसे प्राप्त हुआ है। तो उसमें कुछ अलग शब्द भी हैं, कुछ यूरोपीय हैं, कुछ फारसी के भी शब्द हैं। आधुनिक बंगाली का एक हिस्सा बन गया और बंगाली के प्रारंभिक साहित्य को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक श्रेणी संस्कृत की रणी है तो दूसरी उससे स्वतंत्र है। अब भाषा के लिए इसमें दो भाग बांट सकते हैं। एक संस्कृत की भी रणी मानी जाती है, संस्कृत से है। दूसरा अनेक जो लाए हैं फारसी, यूरोपीय वगैरह, उनसे भी शब्द आए हुए हैं। इस प्रकार मिलकर ये भाषा अलग से बनी है। पहली श्रेणी में संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद, मंगल काव्य यानी मांगलिक काव्य जो स्थानीय देवी देवताओं से संबंधित हैं, और भक्ति साहित्य जैसे गौड़ीय वैष्णव आंदोलन के नेता श्री चैतन्य देव की जीवनियाँ आदि शामिल है। तो इसमें जो मंगल काव्य वगैरह है उसके ऊपर लगभग संस्कृत का ही अधिक प्रभाव है। दूसरी श्रेणी के नाथ साहित्य शामिल हैं, जैसे मैनामती, गोपीचंद्र के गीत, धर्म ठाकुर के पूजा से संबंधित कहानियाँ, परिकथाएं, लोक कथाएं और गाथा गीत पहली श्रेणी के ग्रंथों का काल है। निर्णय करना अपेक्षाकृत सरल है क्योंकि ऐसी अनेक पांडुलिपियां पाई गई हैं जिनमें ये इंगित किया गया है कि उनकी रचना 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 18वीं शताब्दी के मध्य भाग के बीच की गई थी। और दूसरी श्रेणी की जो कृतियां हैं वो मौखिक रूप से कही या सुनी जाती थी, इसलिए उनका काल निर्णय सही नहीं किया जा सकता है। तो जो पांडुलिपियां वगैरह मिली है पहले ज़माने में, इसलिए उसकी हम प्रत्यक्ष प्रमाण है उसके अनुसार हम कह सकते हैं। जबकि जो दूसरी श्रेणी है उसमें कोई ऐसी पांडुलिपियां नहीं है, मौखिक रूप से कहा गया है, इसलिए इसको निर्णय करना भी नहीं कर सकते, इसका ठीक से निर्णय भी नहीं कर सकते हैं। वे खास तौर पर पूर्वी बंगाल में लोकप्रिय थी जहाँ ब्राह्मणों का प्रभाव अपेक्षाकृत कम था। तो ब्राह्मणों का जहाँ प्रभाव कम था वहाँ पर यह द्वितीय श्रेणी की भाषा थी। महत्वपूर्ण प्रश्न, प्राचीनतम लघु चित्र किस पर चित्रित किए जाते थे? पांडुलिपियों पर कैसे पहलू चित्रित किए जाते थे? प्रश्न 3, बसोली शैली किसे कहा गया है? प्रश्न 4, कांगड़ा शैली की क्या विशेषताएं थी? प्रश्न 5, बंगाल को सूबा क्यों माना जाने लगा?